आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जे रिलेवेंट प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमीटर है जो क्या काम करता है, सूक्ष्म जो चार्ज होता है उसको मेजर करता है। तो इस बैकग्राउंड पे ये क्वेश्चन है। तो बताते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से लेना है। इस क्वेश्चन में आपको चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अपने पास एक बार है और ये जो ओ पॉइंट है बेसिकली ये हिंज पॉइंट है। ये जो बार है ये फिक्स्ड है और एक रॉड जो है इनिशियली जो है रॉड यहाँ पे है और वहाँ पे आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। आपने कोई भी चार्ज सिस्टम में सेटअप नहीं किया है अभी। जैसे ही आप इसमें चार्ज सेटअप करते हो क्या होता है कि ये रॉड जो होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और अल्फा पॉइंट एंगल पे वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। तो आपको पता करना है इस सिचुएशन पे कितना चार्ज का वैल्यू है वो आपको बताना है, मतलब क्यों मेजर करना है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि जब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक इसने सेटअप किया है कि एक एजम्पशन बोला है कि इलेक्ट्रोमीटर पे जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सर्टेन ये बोला है कि इस पॉइंट पे चार्ज अवेलेबिलिटी रहेगा। एक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है और ये पॉइंट, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पॉइंट पे चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। तो आप क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बेस्ट हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूला जो है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम हुआ तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो वहां से आपको ये पता करना होगा कि जो टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैट इक्वल टू टॉर्क ग्रेविटी का कंडीशंस को सेटअप करके आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो एक अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो हम अपना पार्ट हैंडल करने के लिए यूज करते हैं अपने माइंडसेट के साथ। तो सबसे पहले हम स्लाइड्स ओपन कर ले भाई और सबसे पहले बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास बेसिकली इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये हमारे पास बार है और ये फिक्स्ड है। ठीक है जी, और ये फिक्स बार है। यहाँ से हम एक डॉट लाइन लेते हैं, इस तरह से हम डॉट लाइन यूज करते हैं। अब ये क्या है कि इनिशियली ये जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और ये डिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे चला गया। ये आपका डिफ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपके पास डिफ्लेक्शन पॉइंट है और ये एंगल बन गया अल्फा। ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो ओ है, इसको आप हिंज मेजर कीजिए। ठीक है ना। अब समझिए क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कि इस पे जो चार्ज सेटअप हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे चार्ज हो गया Q/2 और इस पे चार्ज हो गया Q/2। इस पे चार्ज सेटअप होने के कारण रिपल्सिव हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया Fe। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि मुझे यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेते हैं। ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लिए और ये एंगल बोलते हैं कि ये एंगल हो गया α/2। तो ये एंगल भी α/2 हो जाएगा। इतना क्लैरिटी है हमारे पास। अब दो बातें होंगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको यदि हम x ले लेते हैं और ये भी x लेते हैं और ये बोलते हैं कि 90 डिग्री है। क्लियर है। और इसको हम नाम दे देते हैं m पॉइंट। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं m पॉइंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे ये लेंथ के बारे में ही पता है कि ये l है। ठीक है। तो हम यहाँ से यूज करेंगे साइन α/2 इक्वल टू P/h। परपेंडिकुलर जो है वो x है और हाइपोटेनियस क्या है, l है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l साइन α/2। आपको 2x चाहिए तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l साइन α/2। इतना काम आप कर ले। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं इसमें। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपको जनरल फॉर्मूला पता है। अब आप यूज करते हैं इसी फॉर्मूला, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे K लिखते हैं, Q1 के साथ Q/2 और Q/2 लिखेंगे, डिवाइड बाई R का मतलब लिखेंगे 2l साइन α/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए आप लिखेंगे K Q² डिवाइड बाई 16। तो यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से करोगे तो ये 4 हो जाएगा। एक बार कर लेते हैं, इंटू 4l² साइन स्क्वायर α/2। हमने एक लाइन बढ़ा दिया यार आपको बोर करने के लिए। ठीक है। चलो वो तो ये कितना हो जाएगा, K² डिवाइड बाई 16l² साइन स्क्वायर α/2। और तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है। चलो फोर्स ऑफ अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो नेट टॉर्क होना है, नेट टॉर्क क्या होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का टॉर्क इक्वल टू ये कंडीशंस हो जाएगा।
अब ये जो कंडीशन हो जाएगा, इसी पे आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगा। अब यहाँ से आपको हैंडल करना है इस सवाल को, तो अब हैंडल करने के लिए जो थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा, वो क्या काम करना पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा पेन का साइज़ और कम करते हैं। अब यहाँ से देखो यार, आपको टॉर्क चाहिए, टॉर्क इसके लिए आप लिख ले रहे हैं। तो इसके लिए आप टॉर्क लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए टॉर्क लिख रहे हैं, इसके कारण, फोर्स के कारण जो टॉर्क आ रहा है इसके अबाउट। तो आप सबसे पहले यहाँ से समझे कि आपको यूज करना है साइन थीटा। साइन, तो यहाँ से ये एंगल देखो, ये अल्फा बाई 2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। इसको आप जनरली यूज ऐसे कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ एल। तो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो ओ एम आपने निकाल लिया। अब आप इस फोर्स को देखो, तो आप यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू ओ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल कॉस अल्फा बाई 2। अब आप टॉर्क लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है आराम से, और वो हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। अब यहाँ से टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क इक्वल टू एफ ई का वैल्यू आप देख रहे हो कि ये वैल्यू है, इसको एल कॉस अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे जनरलाइज करके रखते हैं कि इसको हम आगे जाकर के हैंडल करते हैं। अब हम ये जान रहे हैं कि, अब जानते हैं कि हमको टॉर्क लिखना है ग्रेविटी के लिए। तो अभी ग्रेविटीज के लिए हम आते हैं, तो हमको पता है कि ये डिस्टेंस, ये जो mg लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम डॉट लाइन से इसका लेवर आर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लेवर आर्म ड्रॉ कर लिए। अब मुझे पता है कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, तो ये अल्फा बनेगा। अब यहाँ से यदि हम यहाँ से लिखें साइन अल्फा को, साइन अल्फा इक्वल टू पी, एंगल के सामने तो नहीं पता है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा सी, तो हाइपोटेनियस तो पूरा लेंथ यदि एल है तो ये हाइपोटेनियस एल बाई 2 हो जाएगा। तो एल बाई 2 परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा बाई 2। और आप बोलते क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ कहाँ से देखा जाता है, 2 पॉइंट्स से। यहाँ आपको 2 पॉइंट्स कहाँ दिखेगा जी, यहाँ से ये वाला 2 पॉइंट्स दिखेगा, तो यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो टॉर्क वाला रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे आते हैं तो ये करते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई 2 इंटू साइन, इतना निकाले हैं हम लोगों ने, साइन अल्फा निकाले, साइन अल्फा। ठीक है ना, साइन अल्फा कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। अब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क में एफ ई का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16, पूरा वैल्यू तो यार 16 एल स्क्वायर साइन एल स्क्वायर अल्फा, 16 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फोर्थ हो गया, ये फोर्थ का वैल्यू हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, एल लेंथ है, उसके बाद साथ में आप एल लेंथ बोल रहे हैं इनटू कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एम जी एल बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है ना जी, एम जी इंटू एल बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, हाँ चलो। और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और एक कुछ होगा तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ नहीं, कुछ तो ऐसा चीज नहीं दिख रहा है जो बहुत ऐसा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो ठीक है चलो, वहां से हम लोग बात करते हैं। अब ये साइन अल्फा है, तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है ये देखते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये हो सकता है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या कैंसल आउट कर सकते हैं, तो एक तो ये एल और एल कैंसल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 16 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल इंटू 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 कॉस अल्फा
बाई टू इक्वल टू एम जी और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो ये तो 1/2 हो गया, साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब आप देखो कि यहाँ से कौन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ से ये टू वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाला काम कर लोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी लिखोगे इंटू 16 L² साइन क्यू अल्फा बाई टू, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचेगा, हाँ। अब आपके पास क्यू स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो आप क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी इंटू 16 L²। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्यू निकालने वाले हैं, तो क्यू निकालने वाले हैं तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो ये अल्फा बाई टू है और ये कंडीशन है, इसका स्क्वायर करते जाएंगे, तो एम जी तो एम जी ही रह जाएगा। 16 ऐसा लिखे, 16 का 4 लिख लो सर जी, उसके बाद 4L लिख लो, और क्या लिखोगे, 4L हो गया, फिर ऐसा लिखो सर जी, ज़्यादा अच्छा होगा, 4M, नहीं ऐसा लिखो तो ज़्यादा मज़ेदार होगा जी। तो ये 16 का 4 हो जाएगा, L हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, रूट अंडर लिख लो, एम जी को अंदर में लिख लो, एम जी बाहर अंदर में हो जाएगा। उसके बाद ये साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और ये जो के है, क्योंकि आपको पता है कि इसको के से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब आप Q का वैल्यू जो है, Q निकालिएगा, उसमें याद रखिएगा Q में K का जो वैल्यू होता है, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेबिट कर लीजिएगा, जब आप डेबिट कीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल हैंडल आउट हो सकता था, इजी था, बट आपको टॉर्क वर्क का थोड़ा रिलेशन चाहिए, ये पंगा वाला प्रॉब्लम यही था भाई। अपने को ये सब चीजें नहीं क्लियर होगा तो यहाँ से सवाल को बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये लेवर आर्म है, बेसिकली ये लेवर आर्म आपने कैलकुलेट किया है एल साइन अल्फा बाई टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, तो एम जी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ढूंढ लीजिए कहाँ से होगा, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से, तो ये एंगल अल्फा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो छोटा छोटा चीज़ यदि आप इंक्लूड कर लेते हैं सवाल को हैंडल करने में, तो कोई भी हायर लेवल का भी प्रॉब्लम होगा, और ये रेजोनेंस के पैकेज से लिया हुआ एक HLP का प्रॉब्लम था, तो बट ईजी है, हैंडल तो किया जा सकता था, बट बेसिक अप्रोच अपना तगड़ा होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि टॉर्क के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू।